नमस्कार। आज का हमारा अध्याय रहेगा नदी निर्मित स्थलाकृतियों के ऊपर, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। नदी अन्य बहिर्जात कारकों की भांति धरातल पर संतुलन लाती है। जैसे नदी उद्गम क्षेत्र से मुहाने तक पहुंचती है तो अपने अपर्दन कार्य से और अपने निक्षेप कार्य से विभिन्न स्थलाकृतियों को जन्म देती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नदी की डेफिनेशन। नदी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे अत्यधिक जल का ऊपर से नीचे की ओर एक निश्चित मार्ग की ओर बहना नदी कहलाती है। इसी प्रकार से नदी के कार्य वर्क्स ऑफ रिवर। नदी प्रमुख रूप से 3 प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहले नदी का अपर्दन कार्य इरोजन वर्क ऑफ रिवर, दूसरे नंबर पर नदी का परिवहन कार्य ट्रांसपोर्ट वर्क, और तीसरे नंबर पर नदी का निक्षेप कार्य डिपोजिशन वर्क। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नदी का अपर्दन कार्य के बारे में। नदी का अपर्दन कार्य, नदी अपर्दन कार्य भौतिक और रासायनिक दोनों तरीके से करती हैं। भौतिक के तरीके से नदी प्रमुख रूप से अपघर्षण, सन्निकर्षण और जल के दबाव से अपर्दन करती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपघर्षण क्या होता है। तो अपघर्षण, नदी अपने तेज वेग से शैल मलबे को तली से रगड़ते हुए चलती है, जिसे नदी की तली का अपर्दन होता रहता है। दूसरे नंबर पर सन्निकर्षण, नदी के साथ लाए हुए मलबे के कण आपस में टकराकर छोटे होते रहते हैं, जिसे सन्निकर्षण कहते हैं। इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि नदी चल रही है और उसके साथ में विभिन्न नदबहार है या मलबे हैं, और ये मलबे तली के साथ में और साथ साथ में नदी के किनारे के साथ में टकराते हुए चलते हैं, जिससे तली का और नदी के किनारे का अपर्दन होता रहता है, और इसी क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। इसी प्रकार से नदी के नदभार यानी जो मलबे होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं और उनका आकार छोटा होता रहता है। इसी क्रिया को सन्निकर्षण कहते हैं। और तीसरे नंबर पर जल के दबाव से, जैसे तेज बहाव के कारण अगर नदी के रास्ते में कोई चट्टान आ जाती है तो अपने साथ उसको उखाड़ कर ले जाती है। इसी क्रिया को दबाव क्रिया कहते हैं। दूसरा नंबर रासायनिक अपर्दन, कुछ चट्टानें जल में आसानी से घुल जाती है, जैसे चूना पत्थर, सिलिका आदि। इस प्रकार की चट्टानों का नदी मार्ग में अपर्दन आसानी से कर देती है। चूना पत्थर प्रदेशों के अंदर इस प्रकार का अपर्दन देखने को मिलता है। नोट, नदी के जल में मलबे की मात्रा कम होने पर तथा ओवरलोड यानी कि मलबे की मात्रा और ज़्यादा अधिक होने पर अपर्दन की मात्रा कम हो जाती है। इन दोनों बातें यहाँ पर निर्भर करती हैं कि जल के अंदर मलबे का मात्रा कितनी है। अगर कम होने पर भी अपर्दन कम होगा और मलबे की मात्रा अधिक होने पर भी अपर्दन कम होता है। अधिक होने पर नदी के वेग में और साथ साथ में मलबे की रगड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। अपर्दन की मात्रा जल की मात्रा व मलबे की मात्रा के संतुलन पर निर्भर करता है कि अपर्दन कितना होगा, वो निर्भर करता है जल की मात्रा पे और मलबे की जो मात्रा होती है उनके बीच में क्या संतुलन है। जल की मात्रा, मलबे का आकार व प्रकार, भूमि का ढाल आदि पर अपर्दन की दर निर्भर करती है। दूसरे नंबर पर नदी का परिवहन कार्य, नदी के द्वारा अपने साथ ढोए गए पदार्थों को ही नदी का परिवहन कार्य कहते हैं। नदी के परिवहन कार्य प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं: घुलकर, सॉल्यूशन, रटक कर, सस्पेंशन और लुढ़क कर। तो सबसे पहले घुलकर, इसको हम आगे देखेंगे डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम के अंदर देख सकते हैं जो महीन कण होते हैं वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, और जिससे नदी उन घुले हुए पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो इसके अंदर देख सकते हैं इस क्रिया को बोलते हैं घुलकर, या हम बता सकते हैं सॉल्यूशन के रूप में। सेकंड नंबर पर सस्पेंशन, तो इसके अंदर कुछ नदवारों का आकार बढ़ जाता है, भी पानी के अंदर घुल नहीं पाते, तो साथ साथ में वो पानी के साथ में उछलकर और साथ साथ में वो जमीन के साथ लुढ़क कर चलते हैं। इस क्रिया को सस्पेंशन कहते हैं। और तीसरे नंबर पर नदी के अंदर जो परिवहन कार्य होता है वो लुढ़क कर होता है। कुछ बड़े पदार्थ होते हैं वो नदी उनको उछाल नहीं सकती, तो वो जमीन के साथ उड़क कर चलते हैं और जैसे उनका आकार गोलाकार हो जाता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं।
तो इस प्रकार से बड़े जो पत्थर होते हैं वो नदी के तली के साथ रगड़ खाते हुए चलते हैं, और जो महीन बारीक कण होते हैं वो घुलकर चलते हैं, और बीच का जो होते हैं वो उछल कर चलते हैं। तो इस प्रकार से जो नदी के जो परिवहन कार्य है प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, तो घुलकर, लटककर या लुढ़ककर। तो गिलबर्ट ने परिवहन के नियम को भी समझाया है कि यदि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन क्षमता 64 गुना हो जाती है। नेक्स्ट, नदी के अपर्दन व निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। नदी उद्गम स्थल से मुहाने तक 3 भागों में स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ऊपरी भाग अपर कोर्स अपर्दन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और इसे युवावस्था कहते हैं। मध्य भाग मिडल कोर्स अपर्दन व निक्षेप दोनों से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं नदी की। और तीसरे नंबर पर निम्न भाग लोअर कोर्स निक्षेप से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसे वृद्धावस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि नदी की 3 स्टेज होती हैं। पहली युवावस्था, यहाँ पर ढाल तेज होता है और अपर्दन कार्य प्रमुख रहता है। दूसरा प्रौढ़ावस्था, यहाँ अपर्दन और निक्षेप दोनों होता है। और तीसरा वृद्धावस्था, यहाँ पर निक्षेप कार्य रहता है नदी का। नेक्स्ट, नदी के ऊपरी भाग की स्थलाकृतियाँ। नदी अपर्दन के द्वारा ऊपरी भाग में स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का जन्म होता है, जैसे गोर्ज, वी आकार की घाटी, कैनियन, जलज गर्तिका, छिपिकाएँ, जलप्रपात। जलप्रपात भी 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी जलप्रपात और अस्थायी जलप्रपात। सबसे पहली स्थलाकृति गोर्ज। नदी पहली अवस्था के अंदर अपनी तली का अपर्दन ज़्यादा करती है, जबकि किनारों का कम कर पाती है, और इस कारण तली ज़्यादा गहरी होती चली जाती है और ऊपरी भाग उत्तल ढाल के बन जाते हैं। इस प्रकार की वी शेप्ड जो वैली होती है बहुत ज़्यादा संकुचित होती है, तो इसे ही गोर्ज कहते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर कैनियन। जब नदी माउंटेन एरिया को, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कोई भी माउंटेन एरिया है, और माउंटेन एरिया को आई शेप में काट देती है, यानी कि आई शेप की आकृति जैसे बनती है, इस प्रकार से, और इसमें से नदी बहती है। तो इस प्रकार की घाटी को कैनियन कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा कैनियन ग्रैंड कैनियन जो यूएसए के अंदर है, इसकी लंबाई 445.8 किलोमीटर है, कोलोराडो नदी के ऊपर बनी हुई। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से नदी संकीर्णित घाटी के अंदर से जो बह रही है। नेक्स्ट, बी आकार की घाटी। इस प्रकार की घाटी का निर्माण तब होता है जब नदी जो गोर्ज होता है, गोर्ज का जो उत्तल ढाल होता है या किनारे होते हैं उसका अपर्दन करना स्टार्ट कर देती है। स्टार्टिंग स्टेज में नदी अपने तली का अपर्दन करती है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने किनारे का अपर्दन करते रहते हैं तो जो गोर्ज होते हैं उनकी शेप अंग्रेजी के अक्षर बी जैसी बन जाती है। इस प्रकार की आकृति को बी शेप्ड वैली कहते हैं। नेक्स्ट भी देख सकते हैं हम बी शेप्ड वैली। नेक्स्ट, जलज गर्तिका या पोर्ट होल्स। नदी अपने तली में कुछ खड्डे बना देती है और धीरे धीरे इन खड्डों का आकार जो अपने साथ लाए मलबे के कारण बड़ा होता रहता है, और जैसे ही इनका आकार बड़ा हो जाता है तो उनको जलज गर्तिका कहते हैं। यानी कि नदी के रास्ते के अंदर बड़े जो खड्डे मिलते हैं और धीरे धीरे मलबों के द्वारा उनका आकार बढ़ता चला जाता है, तो उनको जलज गर्तिका कहते हैं, पोर्ट होल्स। नेक्स्ट, छिपिकाएँ रैपिड्स।
जैसे ही नदी पहाड़ी इलाके से नीचे की ओर आती है तो उसके रास्ते में कठोर और मुलायम रॉक्स आती हैं। तो इसके अंदर भी दिखाया हुआ इस डायग्राम के माध्यम से भी कि ये जो रॉक्स हैं मुलायम रॉक्स हैं, ये है कठोर रॉक्स। तो नदी मुलायम रॉक्स का तो अपरदन कर देती है जबकि कठोर का हो नहीं पाता है, और उनमें छोटे छोटे झरने जैसे आकृतियाँ सी बन जाती है और ऊपर से पानी कूदता हुआ प्रतीत लगता है। यानी कि जैसे ही नदी ऊपर से आती है तो अपने साथ जो नद बहाव लेके आती है उनसे मुलायम चट्टानों का तो अपरदन हो जाता है, कठोर का नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से छोटे छोटे झरनों के रूप में आकृति बन जाती है और पानी ऊपर से कूदता हुआ प्रतीत लगता है। इस प्रकार की आकृति को छिपिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार से ढाल के माध्यम से जो छोटे छोटे ढाल है, कहीं पर मुलायम रॉक्स होते हैं उनका कटाव हो जाता है, कठोर का नहीं हो पाता, तो पानी कूदता हुआ प्रतीत लगता है, और ऐसी आकृति को छिपिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट जलप्रपात वाटरफॉल। जैसे ही नदी का पानी काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो उसको वाटरफॉल कहते हैं, और इस प्रकार की स्थलाकृति को सभी जानते हैं। तो जो वाटरफॉल होते हैं वो प्रमुख इस पे दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो अस्थायी जलप्रपात होते हैं उनके बारे में। अस्थायी जलप्रपात का अर्थ होता है कि जैसे नदी ऊंचाई से गिरती है तो धीरे धीरे जिस एरिया से गिरती है उसको अपने मतलब अपरदन क्रिया के द्वारा पीछे करती रहती हैं। तो जैसे कि इसकी 4 स्टेज के अंदर देखते हैं, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ स्टेज के अंदर किस प्रकार से जो स्थलाकृति है वो पीछे हटती जा रही है। और इस प्रकार की जो मतलब जो हटाव होता है वो प्रमुख रूप से जब रोक से हम लंबवत रूप से देख सकते हैं, या जब उसको हम क्षैतिज रूप से देखते हैं कि कई बार कठोर चट्टान मिलती है, कई बार मुलायम चट्टान मिलती हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये कठोर रॉक्स है, ये मुलायम है, फिर कठोर है, और जैसे ही ऊपर से पानी नीचे की ओर गिरता है तो गिरता हुआ पानी जो कठोर के नीचे जो मुलायम रॉक्स होती है उनका अपरदन होता रहता है। जैसे कि इसमें है ये कठोर रॉक्स है ऊपर की, और नीचे की कोमल रॉक्स है। और इसके अंदर जैसे नदी का पानी नीचे गिरता है तो जो कोमल रॉक्स होता है उसका अपरदन होता रहता है, और ये जो कठोर रॉक्स होती है वो छज्जे के रूप में आगे निकल जाती है। पानी के दबाव के कारण ये छज्जा नीचे से टूटता रहता है और धीरे धीरे कोमल रॉक्स का अपरदन होता रहता है, और इसी प्रकार से कोमल रॉक्स के ऊपर जो कठोर रॉक्स होती है वो भी गिरती रहती है, और इस प्रकार से जो जलप्रपात होता है वो पीछे हटता रहता है। तो इस प्रकार की जो जो जलप्रपात होते हैं जो पीछे हटते हैं उनको अस्थायी जलप्रपात कहते हैं। तो नियाग्रा जलप्रपात इसी प्रकार का जलप्रपात है। इसी प्रकार से स्थायी जलप्रपात जब कठोर रॉक्स लंबवत रूप में हो, जैसे कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऊपर से पानी गिर रहा है और ये कंप्लीट ही कठोर रॉक्स है नीचे तक। कठोर रॉक्स होने के कारण इसका अपरदन नहीं हो पाता और ये स्थायी रहता है। इसका अपरदन नहीं होने के कारण ये यहीं स्थिर रहता है, और इसी प्रकार के जलप्रपात को स्थायी जलप्रपात कहते हैं। नेक्स्ट, नदी के मध्य भाग में बनने वाली स्थलाकृति। तो नदी का जो मध्य भाग होता है उसको हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे जलोढ़ पंख, एलुवियल फेंस, जलोढ़ शंकु, नदी विसर्प, गोखुर झील। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख जैसे नदी पहाड़ी ढाल से मैदानों में प्रवेश करती है तो अपने साथ जो बड़े
मलबे हैं या पहाड़ी टुकड़े हैं या पत्थर हैं बड़े, वो आगे बहाने की जो उसकी क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इसलिए उनको मतलब जो गिरिपद होता है या जो जैसे मैदान में प्रवेश करती है वहाँ पर उनका निक्षेप करना शुरू कर देती है और एक चंद्राकार या चापाकार आकृति बनती है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसके अंदर, इस जैसे ही नदी मैदानी प्रवेश करती है मैदानी भागों में, तो अपने साथ जो बड़े पत्थर लेके आती है उनका निक्षेप करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके आगे परिवहन क्षमता कम हो जाती है बड़े पत्थरों के प्रति, और एक चापाकार आकृति का निर्माण होता है, उसे जलोढ़ पंख कहते हैं। नेक्स्ट इमेज के अंदर हम देख सकते हैं रियल इमेज के अंदर किस प्रकार से नदी ने जलोढ़ पंख का निर्माण किया है। और बड़े पत्थर होने के कारण नदी इनमें विलुप्त भी हो जाती है। हमारे हिमालय पर्वत में इनको बाबर प्रदेश कहते हैं, और यहाँ पर बड़े पत्थर होने के कारण जैसे नदी ऊपर से आती है तो नदी का जो पानी होता है यहाँ पर आके विलुप्त हो जाता है और आगे तराई में जाके वो प्रकट होता है। नेक्स्ट, जलोढ़ शंकु। जैसे जैसे जो जलोढ़ पंख होते हैं उनकी आकृति ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से डायग्राम में देख सकते हैं हम, उनकी आकृति बढ़ती चली जाती है तो जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, जो रियल इमेज के रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ नदी के द्वारा निक्षेप कार्य रुक चुका है और यहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं। नेक्स्ट, नदी विसरप मियांडर। नदी के रास्ते में जैसे कोई अवरोध आ जाता है तो नदी अपनी जो आकृति होती है उसको सांप की भांति कर लेती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि नदी का जो बहाव है किस प्रकार से है। नदी का बहाव विसरप जैसा होता है तो इसे म्यांडर कहते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट के अंदर भी देख सकते हैं किस प्रकार से म्यांडर का निर्माण हुआ है। साथ साथ में म्यांडर से ही गोखुर झील का निर्माण होता है। अब गोखुर झील और म्यांडर क्या होता है तो इसका के बारे में इस डायग्राम के अंदर हम अध्ययन करेंगे। जैसे ही नदी का बहाव विसर्प जैसा होता है और ये विसर्प आकृति होती है बहुत ज़्यादा मुड़ावदार हो जाती है, तो इस मुड़ावदार के कारण जैसे ही अधिक मुड़ाव होने से पीछे से पानी का दबाव ज़्यादा हो जाता है तो नदी अपना जो पहला बहाव होता है उसी रास्ते पे बहना शुरू कर देती है और जो मुड़ाव होता है उसको छोड़ देती है, और जो पीछे छूटा हुआ भाग होता है इसकी आकृति गोखुर जैसी होती है, गाय की खुर जैसी, और इसी आकृति को ओक्सबो लेक या गोखुर झील कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं अधिक के बहाव के कारण, इसके अंदर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर अधिक मुड़ाव के कारण इसको नेक कहते हैं नदी का। तो जैसे ही अधिक मुड़ाव होता है और पीछे से पानी का प्रेशर होने के कारण पहले जो बहाव नदी का था उसी मार्ग में नदी बहनी स्टार्ट कर देती है और ये पार्ट छोड़ देती है, और इसी को ही गोखुर झील कहते हैं। इस प्रकार से इसको स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। ये इमेजरी है, रियल इमेजरी नासा के द्वारा ली हुई, और यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से गोखुर झील है। जैसे इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इस आकृति के अंदर गाय के खुर जैसी, तो इस प्रकार की आकृति को गोखुर झील कहते हैं। इसके अंदर जो अपर्दन और निक्षेप होता है वो किस प्रकार से होता है विसर्प के अंदर देख सकते हैं। ये जो पार्ट है विसर्प का इसको बोलते हैं उत्तर ढाल और ये होता है अवतर ढाल। तो इस ढाल के ऊपर वो नदी इरोजन करती है और इस पे क्या करती है वो निक्षेप करती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये पूरा पार्ट नदी से अलग हो जाता है जिसे गोखुर झील कहते हैं। नदी के निम्न भाग में बनने वाली स्थलाकृति है जैसे हम वृद्धावस्था कहते हैं, तो यहाँ विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे गुम्फित नदी, ब्रेडेड रिवर,
प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लीव, बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन और डेल्टा। डेल्टा इस अवस्था की सबसे प्रमुख स्थलाकृति है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम गुफित नदी। जैसे इस डायग्राम में, ये रियल डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं नदी का जो बहाव है इस प्रकार से है। और नदी अपने तली के अंदर छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण कर देती है निक्षेप से, और उनकी जो बहाव होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे निक्षेप करने के बाद में वो अनेक धाराओं में बंट जाती है इस प्रकार से। ये मुख्य नदी न रहकर अनेक धाराओं में बंट जाती है, क्योंकि अपनी तली के ऊपर विभिन्न टीलों का निर्माण कर देती है, और अनेक धाराओं में बंटने के कारण इन्हीं आकृति को गुफित नदी कहते हैं, वेरिडेट रिवर। नेक्स्ट, प्राकृतिक तटबंध। नदी के द्वारा अपने किनारे पे जो मैड बनाई जाती है, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, जो अपने यानी मानव निर्मित नहीं होती, नदी के द्वारा बनाई जाती है, इस प्रकार की आकृति को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। उसके बाद में बाढ़ का मैदान। नदी के अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो प्राकृतिक तटबंध होते हैं, ये जो रियल इमेज है मिसिसिपी नदी का है, जो कि यूएसए के अंदर है। जैसे प्राकृतिक तटबंध टूट जाता है तो नदी का जो पानी होता है वो बाहर की ओर फैल जाता है। जैसे कि इसके सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि नदी का प्राकृतिक तटबंध टूटने के कारण पानी का जो बहाव होता है वो साइडों में चला जाता है, और उसके बाद में जैसे भाव कम हो जाता है तो पानी वापसी नदी के अंदर शुरू हो जाता है, और अपने साथ जो गाद लेके आती है इस साइड के अंदर वो निक्षेप हो जाती है, और इसे ही प्राकृतिक तट, इसके वही हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है ये। जैसे कि हम जो हमारा जो रोड होता है दो भागों में बांट सकते हैं, खद्दर और बांगर, और इसको हम खद्दर ही कह सकते हैं, जो प्रत्येक साल नया बिजता है। नेक्स्ट, स्थलाकृति डेल्टा। नदी के मुहाने पर बनने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। जैसे ही नदी किसी समुद्र पे गिरती है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इसकी पार्ट ये कोस्टल एरिया है। जैसे ही नदी समुद्र में गिरती है तो हमारे साथ जितना भी नद बाहर लेके आती है तो उसको कोस्टल रीजन पे निक्षेप करना शुरू कर देती है इस प्रकार से, और इसी आकृति को डेल्टा कहते हैं। और इसके अंदर भी डेल्टा के दौरान भी वो अनेक भागों में बन जाती है, इसके अनेक शाखाएं निकल जाती हैं। ये जो डेल्टा शब्द है ये हेरोडोटस ने दिया था, जो कि इतिहास के पिता कहे जाते हैं। डेल्टा ग्रीक शब्द है, और आकृति इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने इसके अंदर देखा कि डेल्टा एक प्रमुख स्थलाकृति है जो लास्ट में जाके नदी के निक्षेप से बनती है। हम जान लेते हैं डेल्टा के प्रकार। डेल्टा के अनेक प्रकार, जैसे कि त्रिभुजाकार डेल्टा। त्रिभुजाकार डेल्टा जिसकी आकृति त्रिभुज जैसी हो, या चापाकार डेल्टा भी इसको कहते हैं। सिंधु नदी, कृष्णा नदी, नील, गंगा, राइन, लीना, वोल्गा, नाइजर, हवांगयो नदी जो चाइना के अंदर है, इस प्रकार की जो नदियां हैं वो त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो आगे हम देखेंगे। पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती है, इसके बारे में हम डायग्राम के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे। ज्वारमुखी डेल्टा, एस्चुरी, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा ना बनाकर नर्मदा और ताप्ती ज्वारमुख डेल्टा का निर्माण करती है। जो कोस्टल रीजन होते हैं नदी के, समुद्र के कोस्टल रीजन के साथ साथ में जो मलबा होता है उसका निक्षेप होता है। नेक्स्ट, रोनित डेल्टा। कई बार समुद्री धाराओं के कारण जो डेल्टा बनता है उनका विनाश होता रहता है, और ऐसे ही डेल्टा को रोनित डेल्टा बोलते हैं। अवरोधित डेल्टा 5वें नंबर पर। कई बार नदी समुद्र के किनारे के पास या अपने मुहाने पर निक्षेप करना बंद कर देती है, डेल्टा का निर्माण रुक जाता है, ऐसे डेल्टा को अवरोधित डेल्टा कहते हैं। हवांग्यो नदी, इस प्रकार के काफ़ी डेल्टा का निर्माण किया है। इसी प्रकार वर्धमान डेल्टा, अगर डेल्टा का निर्माण नदी कर रही है और धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है तो ऐसे डेल्टा को वर्धमान डेल्टा कहते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा
ये समुद्र पार्ट है। और जैसे से डेल्टा का निर्माण आगे की ओर बढ़ता चला जाता है तो ऐसे डेल्टा को वर्तमान डेल्टा कहते हैं। अगर इसका निर्माण रुक जाता है तो अवरोधित डेल्टा कहते हैं। और समुद्री धाराओं के द्वारा ये कट जाते हैं कहीं कहीं पर तो उनको ऋणित डेल्टा कहते हैं। और जैसे ही कोस्टल रीजन के साथ साथ निक्षेप होता है मलबे का तो उसको ज्वारमुख डेल्टा एस्चुरी कहते हैं, जैसे नर्मदा ताप्ती बनाती है। पंजा का डेल्टा नदी समुद्र के अंदर बनाती है, जो आगे हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे चापा का डेल्टा, जो कि गंगा नदी, नाइन, कृष्णा, नील नदी बनाती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नील नदी का एग्जाम्पल से कि जो आकृति होती है वो चापाकार है इस प्रकार से, या इसको हम ऐसे त्रिभुज भी ले सकते हैं, त्रिभुजाकार आकृति, या इमेजरी के द्वारा भी इस साइड में भी देख सकते हैं नेक्स्ट में भी कि चापाकार डेल्टा नदी जैसे समुद्र में गिरती हैं, ये सी पार्ट है, जैसे ही नदी समुद्र में गिरती हैं तो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, यानी जो अपना निक्षेप मलबा है उसका निक्षेप करते वो चापाकार रूप में करती हैं। इसी प्रकार से ये भी हम देख सकते हैं डेल्टा का निर्माण हुआ है, ये इमेजरी के द्वारा जो सैटेलाइट से ली गई है। तो इस प्रकार से नदी जब चापाकार रूप से या त्रिभुजा के रूप में अपने साथ लाए मलबे का निक्षेप करती हैं कोस्टल रीजन के अंदर तो उनको चापाकार डेल्टा कहते हैं, त्रिभुजाकार या चापाकार डेल्टा। ये डेल्टा पंजा का डेल्टा जो मिसिसिपी यूएसए में है, मिसिसिपी नदी ने बनाया है। तो इस डेल्टा के अंदर देख सकते हैं हम कि नदी का जो समुद्र का पार्ट है वो इस प्रकार से है, ये पानी का पार्ट है पूरा। और इसका निर्माण कैसे होता है कि जैसे नदी समुद्र में गिरती है, समुद्र में गिरने के बाद में उसका भाव कम हो जाता है, उसके अनेक शाखाएं बढ़ जाती है, इसमें बटी हुई है पंजाकार रूप से अनेक शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं समुद्र में गिरने के बाद में उसकी अनेक शाखाएं बढ़ जाती है। और धीरे जैसे पानी उसका शांत हो जाता है धीरे धीरे तो उसके साथ जो महीन कण होते हैं वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देते हैं, और नीचे बैठने के बाद में उनका जो जमाव शुरू हो जाता है और पंजा का डेल्टा का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ज्वारमुख डेल्टा, इसके अंदर हम देख सकते हैं जो कोस्टल रीजन होते हैं उसके साथ साथ भी नदी मलबे का निक्षेप करती रहती है, और ऐसे निक्षेप को ज्वारमुख डेल्टा कहते हैं। डेल्टा बनने के लिए प्रमुख विशेषता कि डेल्टा जो बनते हैं उनके लिए कौन कौन सी विशेषता चाहिए। नदी की लंबाई अधिक होनी चाहिए, नदी की लंबाई जितनी अधिक होगी उतने डेल्टा का निर्माण होगा, जल्दी होगा। समुद्र में गिरने से पहले नदी के मार्ग में झील नहीं होनी चाहिए, जैसे ही नदी अब उद्गम से मुहाने तक पहुंचती है तो उनके बीच में समुद्र के और नदी के रास्ते के बीच में झील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना मलबा लेके आते हैं वो झील में जमा हो जाएगा, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं होता। भूमि का डाल कम व नदी के मलबे की मात्रा अधिक होनी चाहिए, अगर भूमि का डाल कम होगा और नदी के अंदर जो मलबे की मात्रा अधिक होगी तो डेल्टा का निर्माण होगा। और इसका एग्जाम्पल हम इंडिया के संदर्भ में देख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ये पूर्वी पार्ट है इंडिया का और ये पश्चिमी पार्ट है। यहाँ के जितनी भी नदी है जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ, सारी नदियाँ डेल्टा बनाती है, क्योंकि यहाँ का डाल भी कम है और इन नदियों की जो लंबाई है वो भी अधिक है। जब भी देखें अगर वो प्रायद्वीप पठार से आ रही है या वो हिमालय से आ रही है तो इनकी लंबाई अधिक है, इसीलिए ये डेल्टा का निर्माण करती है। और जैसे ये समुद्र में गिरती है तो समुद्र के तट के पास में जो ढाल होता है वो भी कम होते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया की पूर्वी घाट की नदियाँ डेल्टा बनाती है, जबकि पश्चिमी घाट की नदियाँ जैसे ताप्ती है, नर्मदा है, इनकी लंबाई भी कम होती है। और यहाँ पर जो पश्चिमी ढाल है यहाँ पर तेज है, ढाल तेज होने के कारण जितना भी मलबा लेके आती है वो समुद्र में गिर जाता है, इसलिए यहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता, ओनली ज्वारमुख डेल्टा का निर्माण होता है कम मात्रा में। तो हमारा अध्याय यहाँ तक रहा। धन्यवाद। जय हिंद।